प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा था कि डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और उसके स्टेप्स कौन कौन से हैं। अब हमारे लिए पढ़ना है कि जो हमारा डबल फर्टिलाइजेशन है यानी कि जो हमारा द्विनिषेचन है उससे हमारे लिए क्या सिग्निफिकेंस होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है द्विनिषेचन का महत्व यानी कि सिग्निफिकेशन ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि जो हमारा फर्टिलाइजेशन होता है उस फर्टिलाइजेशन के बाद क्या प्रोसेस होती है और हमारे जो प्लांट है उनके कौन कौन से भाग से एक नए भाग का निर्माण होता है। तो इन सभी के लिए हमारे लिए पढ़ना है निषेचन के उपरांत जो घटनाएं होती हैं यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस को पढ़ना है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन यानी द्विनिषेचन का महत्व। तो जो हमारा डबल फर्टिलाइजेशन था उसमें आपको पता है कि एक बार जब फर्टिलाइजेशन होता है तो हमारा जाइगोट बनता है यानी कि मेल और फीमेल गैमेट कंबाइन होकर हमारे जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और ये जाइगोट एम्ब्रियो में चेंज होता है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि एक बार और हमारा जो सेकेंडरी मेल गैमेट होता है इस सेकेंडरी मेल गैमेट का सेकेंडरी न्यूक्लियस यानी ध्रुवीय केंद्रक से संयुग्मन होता है और इस संयुग्मन के दौरान जो संरचना का निर्माण होता है उस संरचना को हम भ्रूणपोष कहते हैं। ये हमारा है n प्लस n इज इक्वल टू 2n और 2n प्लस n इज इक्वल टू 3n। तो ये n फर्स्ट मेल गैमेट रहेगा और ये वाला जो n है वो सेकंड मेल गैमेट रहेगा। तो जब फर्स्ट मेल गैमेट फीमेल गैमेट से कंबाइन होता है तो हमारे लिए 2n बनता है यानी कि जाइगोट बनता है। और इसके बाद जब हमारा द्वितीय ध्रुवीय केंद्रक यानी कि पोलर न्यूक्लियस है, पोलर न्यूक्लियस जब भी हमारा पोलर न्यूक्लियस सेकेंडरी मेल गैमेट से फ्यूजन करता है या निषेचन करता है तो 3n बनता है यानी एक त्रिगुणित संरचना बनती है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है। इस ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर के लिए हम एंडोस्पर्म कहते हैं, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष कहते हैं। तो जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया कि जब डबल फर्टिलाइजेशन होगा तभी हमारे एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष का निर्माण होगा। अब हम जाने कि ये भ्रूणपोष इसका कार्य क्या है। तो जो हमारा ये भ्रूणपोष होता है ये भ्रूणपोष विकसित हो रहे भ्रूण यानी कि जो हमारा एम्ब्रियो है जो डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिएंट करता है, उसको पोषक तत्व प्रदान करता है और इसके पश्चात ही जो हमारा एम्ब्रियो है वो डेवलप होता है और एक न्यू प्लांट को बर्थ करता है यानी एक न्यू प्लांट हमारे लिए प्राप्त हो जाता है। तो यदि डबल फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मान लीजिए कि यहाँ पे कोई डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो हमारे भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म का निर्माण भी नहीं होगा और हमारा यदि एंडोस्पर्म नहीं बनेगा तो हमारे भ्रूण को पोषण नहीं मिलेगा और एक नए पौधे का जन्म नहीं होगा। सेकंड, इससे हमारे लिए जो लाभ है वो ये है कि जैसे ही हमारा डबल फर्टिलाइजेशन होता है तो जो ये आपको बताया था कि जो हमारा डबल फर्टिलाइजेशन है वो हमारे आवृतबीजी जो प्लांट्स होते हैं यानी कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं उन्हीं का मेन कैरेक्टर है यानी कि जो हमारे आवृतबीजी पौधे होते हैं उनकी प्रमुख विशेषता यही है कि उनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन होने से जो हमारे बीज बनते हैं यानी कि जो हमारे सीड बनते हैं वो बाइएबल होते हैं यानी जैवक्षम होते हैं, बाइएबल होते हैं। और यदि हमारा डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो जो हमारे बीज हैं उनकी शक्ति कम रहेगी, उनकी उर्वरक क्षमता कम रहेगी और वो जल्दी ही नष्ट हो जाएंगे। और थर्ड है हमारा कि जो हमारा डबल फर्टिलाइजेशन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान जो ये ट्रिपल फ्यूजन होता है यानी त्रिसंयोजन होता है, इस त्रिसंयोजन से एंडोस्पर्म बनता है और जो हमारे आवृतबीजी प्लांट्स होते हैं उनमें एंडोस्पर्म का निर्माण तभी होता है जब हमारे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। यानी कि जब तक हमारा एम्ब्रियो नहीं बनेगा हमारा भ्रूणपोष भी नहीं बनेगा यानी कि जब एम्ब्रियो डेवलप होगा देन उसके बाद ही भ्रूणपोष बनेगा, उसके पहले भ्रूणपोष नहीं बन सकता। तो ये भी हमारे ट्रिपल फ्यूजन या इसी को हम डबल फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं, इसका सिग्निफिकेंस है। और इसके अलावा हमारे एक साइंटिस्ट थे ब्रिंक एवं कूपर, ब्रिंक एवं कूपर, इन साइंटिस्ट ने बोला है कि यदि डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो हमारा जो प्लांट है उसकी शक्ति कम रहेगी और जो हमारा
ब्रिंक और कूपर है, उन्होंने बताया कि डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही हमारा जो एम्ब्रियो है वो डेवलप हो सकता है। यदि डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो एम्ब्रियो डेवलप नहीं हो सकता। और हमारे साइंटिस्ट ने हमारे लिए बताया कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है, इस डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों के गैमेट भाग ले रहे हैं, इसलिए उसमें दोनों के ही गुण पाए जाएंगे, दोनों के संकर यानी कि हाइब्रिड कैरेक्टर उस न्यू प्लांट में पाए जाएंगे। और जितनी ज़्यादा विभिन्नताएं होंगी उतना अच्छा हमारा प्लांट होगा, उतनी अच्छी उसकी ऑफ स्प्रिंग होगी और वो उतनी अच्छी फसल को कल्टीवेट कर सकता है। इसके बाद हमारे लिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, यानी कि निषेचन के पश्चात क्या घटनाएं होती हैं, हमारे लिए उनके बारे में पढ़ना है। तो जो हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन है, उसके बाद जो हमारा बीज होता है वो मतलब जो हमारा बीजांड होता है वो बीज का निर्माण करता है, और जो हमारा जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो का निर्माण करता है। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो हमारा एम्ब्रियो होता है वो किन किन संरचनाओं से मिलकर बनता है। तो जो हमारा एम्ब्रियो है वो 3 संरचनाओं से मिलकर बनता है। जाइगोट, इस जाइगोट से हमारा एम्ब्रियो बनता है, और ये जो एम्ब्रियो होता है ये एम्ब्रियो प्रांकुर, मूलांकुर और बीज कोट यानी कि प्लीम्यूल, रेडिकल और शीड कोट से मिलकर बनता है। मूलांकुर, प्रांकुर और बीज आवरण यानी शीड कोट से मिलकर बनता है। तो आपने देखा कि पहले जो हमारा पोस्ट फर्टिलाइजेशन हुआ उसमें जाइगोट बन गया था, और जाइगोट बनने के बाद इसने एम्ब्रियो बनाया। जो हमारा एम्ब्रियो होता है वो फल में या फिर जो हमारा बीज होता है उसमें बहुत ही सूक्ष्म रूप में पाया जाता है, और वो प्रांकुर, मूलांकुर और बीज कोट से मिलकर बनता है। अभी जो हमारा बीज आवरण है इसमें 2 भाग पाए जाते हैं। बीज आवरण में एक बाहरी भाग होता है, और दूसरा हमारा आंतरिक भाग होता है। तो जो हमारा बाहरी भाग होता है ये टैगमैन बनाता है, यानी कि बाह्यचोल बनाता है, टैगमैन बनाता है, और ये जो हमारा आंतरिक भाग है वो टेस्टा बनाता है, टेस्टा, और ये दोनों भाग मिलकर हमारा बीज आवरण बनाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो किन किन भागों से बना। इसके बाद जो हमारा बीजांड होता है ये जाइगोट हो गया। अब इसके बाद जो हमारा बीजांड होता है वो बीज में परिवर्तित होता है, बीजांड बीज में परिवर्तित होता है। आपको मैंने बताया था कि जो बीजांड होता है उसमें इंटेग्यूमेंट्स यानी कि अध्यावरण पाए जाते हैं। ये हमारे इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, ये इस तरह से स्ट्रक्चर था। तो ये जो हमारे इंटेग्यूमेंट होते हैं ये बाह्य आवरण है और ये अध्यावरण है। तो ये हमारे इंटेग्यूमेंट्स होते हैं। क्या होता है कि जो निषेचन फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद ये जो अध्यावरण इंटेग्यूमेंट्स है पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि हमारा पान है, पान में क्या होता है कि ये जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं ये इंटेग्यूमेंट्स पूरी तरह से नष्ट नहीं होते और इसका जो शेष भाग रहता है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि जो बीजांड काय है यानी कि जो हमारे इंटेग्यूमेंट्स हैं, बीजांड काय का शेष भाग क्या कहलाता है? बीजांड काय, बीजांड काय का जो शेष भाग रहता है, शेष भाग वो पेरिस्पर्म कहलाता है, पेरिस्पर्म। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि पेरिस्पर्म क्या है, बीजांड काय का शेष भाग है या बीजांड है या बीज है। तो आपके लिए बताना है कि जो हमारा आवृतबीजी प्लांट्स होते हैं उनमें अध्यावरण नष्ट हो जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे कि हमारा पान है उसमें ये इंटेग्यूमेंट्स फर्टिलाइजेशन के बाद भी नष्ट नहीं होते और जो हमारा बीजांड काय होता है उसे इसी शेष वाले भाग के लिए हम पेरिस्पर्म कहते हैं। तो आपने देखा कि पहले जो हमारा जाइगोट था उससे एम्ब्रियो बना, बीजांड से बीज बना और इसके
बाद जो हमारे भ्रूणपोष होते हैं, आपको बताया था कि ट्रिपल फ्यूज़न होता है और ट्रिपल फ्यूज़न के बाद हमारा भ्रूणपोष बनता है। तो भ्रूणपोष डायरेक्टली डेवलप नहीं होता है, वो पहले प्राइमरी सेल्स रहते हैं, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म रहता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म की जो सेल्स होती हैं, यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में बार बार सेल डिवीज़न होता है और सेल डिवीज़न होने के बाद ये जो है वो एक मैच्योर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है और ये एंडोस्पर्म जो होता है वो हमारे भ्रूण के लिए पोषण प्रदान करता है। इसके बाद आता है कि जो हमारे मतलब जैसे कि एक फल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जो हमारा आपको पता है कि जो अंडाशय होता है, यानी कि जो हमारा मैच्योर अंडाशय है, यानी मैच्योर जो ओवरी होती है, उसी के लिए हम फल कहते हैं। तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि परिपक्व अंडाशय क्या निर्मित करता है। परिपक्व अंडाशय, जो हमारा परिपक्व अंडाशय होता है, इस परिपक्व अंडाशय को ही हम फल कहते हैं। तो इस फल की जो बाह्य भित्ति होती है, मान लीजिए ये हमारा फल है, ये हमारा कोई भी फ्रूट है, इस फ्रूट की जो बाहरी वाली लेयर होती है, यानी बाहरी जो परत होती है, इस लेयर के लिए हम पेरिकार्प बोलते हैं, यानी फल भित्ति बोलते हैं, पेरिकार्प। तो आपने देखा कि जाइगोट से भ्रूण बना, बीजांड से बीज बना और अंडाशय से फल का फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद जो हमारे सेकेंडरी न्यूक्लियस रहते हैं, यानी कि जो ध्रुवीय केंद्रक रहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं और जो सेकेंडरी मेल गैमेट होता है वो भ्रूणपोष का निर्माण कर लेता है। तो हमारे निषेचन के बाद जो हमारे प्लांट में चेंजेस होते हैं, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में क्या क्या बनता है और इनका हमारे प्लांट में क्या क्या योगदान रहता है उसको डेवलप करने में, ये हमने पढ़ा। और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसमें हमारे लिए पढ़ना है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो हमारा प्लांट रहता है वो किस तरह से डेवलप हो जाता है और एक नए ऑफस्प्रिंग को बर्थ करता है। अब हमारे लिए पढ़ना है कि जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद हमारा एम्ब्रियो बन जाता है, बीज बन जाता है। अब ये बीज है वो कैसे बनता है, हमारे लिए पढ़ना है। तो जो हमारा बीज है वो बीजांड से बनता है, यानी कि ओव्यूल से बनता है। एक परिपक्व बीजांड ही हमारा बीज कहलाता है। जो बीज होता है वो बीजांड के अध्यावरण से मिलकर बनता है। जैसे कि बीजांड के जो अध्यावरण थे, बाहरी अध्यावरण और आंतरिक अध्यावरण। तो जो हमारा बाहरी अध्यावरण होता है वो टेस्टा बनाता है और जो हमारा आंतरिक अध्यावरण होता है वो टैगमेंट बनाता है। और ये टैगमेंट और टेस्टा दोनों आपस में मिलकर जो हमारा बीज होता है उसका कवर बनाते हैं, यानी कि बीज कोट बनाते हैं। इसके बाद जो हमारा बीज है वो बन जाता है और जो हमारा बीज होता है वो डेवलप होता है और फसल जो होती है उसको कल्टीवेट करता है। इसके बाद हमारे लिए पढ़ना है कि जो हमारे बीज हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता है कि हमारे पौधे जो हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो जो हमारे एक बीजपत्री प्लांट्स होते हैं उनमें जो बीज पाया जाता है वो एक बीजपत्री बीज कहलाता है और जो हमारा द्विबीजपत्री पौधा होता है उसमें जो बीज पाया जाता है वो द्विबीजपत्री बीज कहलाता है। जो हमारा एक बीजपत्र पाया जाता है उसमें एक बीजपत्री ही पाया जाएगा। जो हमारा एक बीजपत्री बीज है उसमें एक बीजपत्र पाया जाता है और जो हमारा द्विबीजपत्री बीज होता है उसमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं। जैसे कि हमारा चना है, यदि हम चने के लिए चने का जो एक दाना होता है, यदि हम उसके लिए ऐसे करेंगे तो उसके दो पार्ट्स हो जाते हैं। तो जो हम जिसके दो पार्ट्स हो जाते हैं उसमें दो बीजपत्र पाए जाते हैं, यानी वो द्विबीजपत्री बीज कहलाता है। जो हमारा एक बीजपत्री बीज है उसके उदाहरण है गेहूँ, जौ आदि। और जो हमारा द्विबीजपत्री बीज होता है उसमें चना, सेम आदि आते हैं। अब जो हमारे एक बीजपत्री बीज होते हैं इसमें क्या होता है कि जो भ्रूण होता है उस भ्रूण में जो एक्सेस होती है, मान लीजिए हमारा भ्रूण है और ये हमारे भ्रूण की अक्ष है, तो इस भ्रूणीय अक्ष से एक बीजपत्र लगा होता है और जो हमारे द्विबीजपत्री बीज होते हैं उसमें भ्रूणीय अक्ष के पार्श्व भाग में दो बीजपत्र पाए जाते हैं। और जो हमारे एक बीजपत्री पौधे होते हैं यानी एक बीजपत्री बीज होते हैं उसमें एल्यूरोन स्तर पाया जाता है। एल्यूरोन स्तर, एल्यूरोन स्तर।
अब जो ये एल्यूरोन स्तर है वो क्या कहलाता है, तो जो हमारा बीज होता है, बीज का जो एंडोस्पर्म होता है यानी कि जो इसकी बाहरी लेयर होती है उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, वो प्रोटीन से भरपूर रहता है। प्रोटीन से भरपूर इस स्तर के लिए हम एल्यूरोन स्तर कहते हैं। तो जो हमारे एकबीजपत्री बीज होते हैं उनमें एल्यूरोन स्तर पाया जाता है और जो हमारे द्विबीजपत्री बीज होते हैं उनमें एल्यूरोन स्तर नहीं पाया जाता। इसके बाद जो हमारे एकबीजपत्री बीज होते हैं उनमें भ्रूणपोष पाया जाता है, जो हमारे बीज के लिए पोषण प्रदान करता है। उसमें भोज्य पदार्थ जो है वो संग्रहित रहते हैं, यानी कि इनको हम भ्रूणपोषी बीज भी कह सकते हैं। और जो हमारे द्विबीजपत्री बीज होते हैं उनमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता, यानी कि इन्हें अभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। और जो हमारे एकबीजपत्री बीज होते हैं उन्हें हम एल्ब्यूमिनस बीज भी कहते हैं, क्योंकि उनमें भ्रूणपोष पाया जाता है और भ्रूणपोष भोज्य पदार्थ को कंटेन करने का काम करता है। और ये जो हमारा भोज्य पदार्थ इकट्ठा रहता है इसी पदार्थ के लिए हम एल्ब्यूमिनस पदार्थ बोलते हैं। तो जो हमारे एकबीजपत्री बीज होते हैं वो एल्ब्यूमिनस बीज कहलाते हैं और जो हमारे द्विबीजपत्री बीज होते हैं वो एल्ब्यूमिनस बीज नहीं कहलाते। अब इसके बाद यदि हम देखें कि जो हमारे बीज हैं यानी कि जो हमारे सीड्स होते हैं उससे हमारे लिए क्या लाभ होता है, तो जो हमारे बीज हैं वो पादप जाति की सूखे, महामारी आदि से रक्षा करते हैं। जैसे कि आपने देखा कि कभी कभी बाढ़ आ जाती है और जो फसल है वो पूरी ही बर्बाद हो जाती है, तो जो हमारे बीज रखे हुए होते हैं उन रखे हुए बीजों को हम खेत में बो देते हैं और उनसे हम एक नई फसल तैयार करते हैं। कभी कभी महामारी भी रहती है, जैसे कि पूरी ही फसल नष्ट हो गई, अब इसके बाद हम नए बीज कहाँ से लाएं, तो जो हमारे पहले से जमा हुए बीज होते हैं उनसे ही हम नई फसल कल्टीवेट कर लेते हैं। और जो हमारे बीज होते हैं उनसे एक प्रॉफिट ये भी होता है कि बीज यदि हमारा एक बीज है तो उससे हम बहुत सारी संख्या में नए पादप को विकसित कर सकते हैं।